बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड चैप्टर इम्यूनाइजेशन इन ट्रॉपिकल डिजीज़ेस। ठीक है, ट्रॉपिकल डिजीज़ेस का एक अलग भी इस हमारे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, लेकिन पहले ये इसी में शामिल था, अब उसको अलग किया गया है। तो PPT में हम उसके थोड़े बहुत डिजीज़ेस भी डिस्कस करेंगे। डिजीज़ेस की जस्ट आपने नाम याद रखने, ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं है। मेन जो हमारा कंसर्न है, जो हमारा टॉपिक है, वो है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से भी पता होगी, क्योंकि अभी हमारा 3rd ईयर चल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा उसकी इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं होगी क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें चीज़ बयान की गई है दैट इज़ EPI। EPI का मतलब है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये एक प्रोग्राम था, या फिर एक आप कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ठीक है, जो कि 1974 में लॉन्च हुआ, और उसमें कुछ बच्चों को, या दुनिया के जो बच्चे हैं, लेस देन 5% ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन वर इम्यूनाइज्ड ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। मतलब इन्होंने काम क्या किया कि वैक्सीनेशन का काम शुरू किया कि जो बच्चे 5 साल के कम उम्र के थे, ठीक है, तो 5 साल के नहीं, सॉरी, जो 1 साल के बच्चे थे, उनसे 1 साल के उम्र में ही उनको बहुत सारे वैक्सीन लगवाए, लेकिन बहुत कम हुआ क्योंकि ये उनका पहला साल था। तकरीबन 5%, दुनिया के 5% बच्चों को उन्होंने वैक्सीन लगवाए, और मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने ये वैक्सीन लगवाए, जिसमें मोस्ट 6 किलर डिजीज़ है। जैसे कि आजकल पोलियो जो है पाकिस्तान में अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो पोलियो के ख़िलाफ़ उन्होंने वैक्सीन लगवाए। डिफ्थीरिया भी जो है एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि नोज़, थ्रोट और चेस्ट वगैरह को इन्फेक्ट करती हैं। ठीक है, इन्फेक्शस डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, और इसके अलावा पर्टोसिस, जो बूफिंग कफ, बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह होती है इसमें। इसके अलावा मीज़ल्स हम कहते हैं जो खसरा वगैरह होता है। ठीक है, एंड टेटनस आपको पता है, किसी भी इंजरी या फिर रोड एक्सीडेंट की वजह से जो बैक्टीरिया बॉडी में चले जाते हैं उसको हम टेटनस कहते हैं। तो इन कुछ बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वैक्सीनेशन शुरू की गई। ठीक है, और किसने शुरू की, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। वैक्सीनेशन शुरू की EPI ने 1974 में। ठीक है, और बच्चों को उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीनेशन लगवाना शुरू किए। ये कह रहे कि इन पाकिस्तान एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन एम्स टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 23 मंथ्स। मतलब जिन बच्चों की उम्र 0 से 23 महीनों के अंदर है, ठीक है, उनको वैक्सीन लगवाना शुरू किए। ठीक है, और पाकिस्तान में चूँकि डिजीज़ ज़्यादा थी, तो यहाँ पे 8 डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो वैक्सीन लगवाना शुरू की गई, जिसमें पोलियो की है, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, डिफ्थीरिया, पर्टोसिस, न्यूनेटल टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, जिसको हम हेप बी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मीज़ल्स। ये कुछ डिजीज़ थी जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू की गई थी। अच्छा, अब हम आते हैं इम्यूनिटी पे कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी। तो हमें पता है कि इम्यूनिटी बॉडी की वो एबिलिटी है, वो ताकत है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लड़ती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उनसे लड़ने की कोशिश करती है और बॉडी से निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ आर सेल दैट कैन डीएक्टिवेट पैथोजन। इम्यून सिस्टम का क्या काम है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबॉडीज़ और कुछ ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करता है जो कि पैथोजेंस या फिर जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं उनको किल करते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम की एक ख़ासियत होती है कि बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म आएंगे या ऐसे पैथोजेंस आएंगे जो कि बॉडी के लिए सही नहीं होंगे, उनको किल करना ये इम्यून सिस्टम का काम है, जिसमें फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आते हैं। ये सारे जो है वो पैथोजन है जो कि किसी न किसी का किस्म का मसला जो है वो पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पे। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास 2 है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी का मैं अगर आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो इसका मतलब ये होगा, एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो बंदा बिल्कुल चौकन्ना होता है, बिल्कुल एक्टिव होता है, ठीक है, बिल्कुल रेडी हो, जिसको हम एक्टिव कहते हैं। अब एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है, वो इम्यून सेल्स या बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज़, वो चीज़ें जो बॉडी ख़ुद प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है, बीमार हुआ और कुछ दिन बाद वो सही हुआ,
तो जो बीमारी के दिन उसने गुजारे तो उस दौरान बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह बन गई उस चीज़ के ख़िलाफ़, उस बीमारी के ख़िलाफ़, ठीक है। बॉडी ने ख़ुद एंटीबॉडीज़ बनाए और वो बंदा सही हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है योर बॉडी हैज़ बीन एक्सपोज टू द एंटीजन इन द पास्ट आइदर थ्रू, मतलब आपकी बॉडी में एंटीजन आया। एंटीजन हमें पता है कि कोई भी ख़तरनाक चीज़ होती है, ठीक है। अब जब बॉडी के अंदर आता है तो ये हम बीमार होते हैं और बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये क्या होता है कि डिजीज़ कॉजिंग एंटीजन आता है, यू फॉट इट, यू वन, यू रिमेंबर इट, ठीक है। हमारी बॉडी उससे लड़ती है, उससे जीतती है और फिर उस चीज़ को याद रखती है कि अगर दोबारा वो चीज़ आए तो उसको किस तरह डील करना है और किस तरह ख़त्म करना है। ये इम्यून सिस्टम का काम होता है, ठीक है। प्लेन एक्सपोजर टू अ फॉर्म ऑफ द एंटीजन दैट हैज़ बीन किल्ड और वीकेंड, ठीक है। यू डिटेक्टेड इट, एलिमिनेटेड एंड रिमेंबर इट। वही बात है कि जब भी कोई एंटीजन वगैरह आएगा उसको देखना है, ढूंढना है, ठीक है, और उसको एलिमिनेट करना है, बॉडी से निकालना है और उसको फिर याद रखना है कि अगर दोबारा आएगा तो हमने इसके साथ क्या करना है। अच्छा, दूसरी इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी और ये एक्टिव की बिल्कुल उल्टी है, ठीक है। एक्टिव में हमने बताया कि बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद ब खुद इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस नहीं करती, हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं और स्पेशली ये हमारी मदर से मिलती है। मतलब जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो थ्रू यूट्रस या फिर जो प्लेसेंटा होता है ब्लड कांटेक्ट के ज़रिए, ठीक है, माँ के बॉडी में जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, वो बच्चे में आ जाती हैं। तो बच्चे के बॉडी ने तो उसको नहीं बनाए बल्कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ उसको मिल गई। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी आपके बॉडी में नहीं रहते, कुछ 1-2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बॉडी में ख़ुद ब खुद इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो एक्टिव और पैसिव में आपको फ़र्क पता होनी चाहिए। अक्सर इस तरीके के MCQs जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, इम्यून सिस्टम है तो ये वही बात है कि इंक्लूड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन द रिकग्निशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल। हर वो चीज़ बॉडी के अंदर जो कि किसी बाहर से आई हुई चीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो, बॉडी के अंदर उससे वो लड़ सकें, फ़ाइट कर सके, उस चीज़ को हम इम्यून सिस्टम में काउंट करते हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल्स है, फेगोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, बोन मेरो, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन, ठीक है, ये सब कुछ इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। और ये बाहर से आई हुई चीज़ों के साथ लड़ते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें डायग्राम में दिखाई गई है। अच्छा, ये लिखा हुआ है इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी विल इनकाउंटर अ मिलियन ऑफ फॉरेन एंटीजन। मतलब ये कि हमारे बॉडी में बहुत सारे, हमारी ज़िंदगी में बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीजन आते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को डिपेंड करते हैं और उन एंटीजन से लड़ते हैं, ठीक है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एंटीजन के ख़िलाफ़ लड़ती है, लेकिन ये नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन गई, ठीक है, तो वो उसी पे काम करेंगे। ऐसा नहीं होता कि वही एंटीबॉडीज़ जाके किसी दूसरे एंटीजन पे भी काम करे। ऐसा अगर मलेरिया के ख़िलाफ़ आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मलेरिया के ख़िलाफ़ काम करेंगे, वो जाके कोरोना वायरस या फिर इन्फ्लुएंज़ा या फिर टेटनस और इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो काम नहीं करेंगे। तो हर एंटीजन के लिए, हर बीमारी के लिए बॉडी के अंदर अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी अगर व्हेन वन मेक्स, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी बना रही है तो पहले उस बंदे को बीमार होना पड़ेगा, उसको कोई इन्फेक्शन चाहिए, ठीक है, तो ही बॉडी जाके वो चीज़ बनाएगी। अगर बंदा बीमार नहीं है तो बॉडी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, तो बॉडी जो है वो चीज़ नहीं बनाएगी। लेकिन जब बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, ठीक है, और बॉडी को लग रहा होता है कि ये अब चीज़ हमने ख़त्म करनी है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनेगी और उस चीज़ को ख़त्म करेगी। जब वो ख़त्म होगा तो फिर मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। मेमोरी सेल्स
क्या होते हैं जिसमें उस चीज़ की मेमोरी स्टोर होती है कि अगर ये दोबारा आएगा तो हम इसको इस इन्फेक्शन को इन फ्यूचर कैसे देखेंगे और किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो इम्यूनिटी की बात थी। अब हम आते हैं वैक्सीनेशन पे कि व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपको पता है कि जो लोग इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर के लिए, उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। ये लिखा है वैक्सीनेशन इज़ एन इंजेक्शन ऑफ वीकेंड फॉर्म ऑफ द एक्चुअल एंटीजन दैट कॉज द डिजीज़। असल में वैक्सीनेशन का ये नहीं होता कि आपको जो है कोई दवाई आपके बॉडी में एंटर की गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वैक्सीनेशन का मकसद क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दवाई नहीं होती बल्कि उसमें कोरोना वायरस ही होता है उस वैक्सीन में, उस इंजेक्शन में, लेकिन वो डेड है या फिर वीक है। ठीक है, मतलब वीक कर चुके हैं या फिर डेड है। ठीक है, अगर वो आपके बॉडी में जाएगा भी तो कोई नुकसान नहीं करने वाला, लेकिन जब वो हम इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को तो ये नहीं पता ना कि ये डेड है, वीक है, वो सिर्फ ये देखता है कि बाहर से कोई चीज़ आई हुई है, तो वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है। तो जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन इज़ नथिंग स्पेशल, कि ये कोई दवाई कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, ये जस्ट वही वायरस वही बैक्टीरिया है जिसके ख़िलाफ़ आप एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी बनाना चाह रहे हो, लेकिन वो हमने वीक कर दिया है या डेड कर दिया है। ठीक है, जब आपके बॉडी में वो जाएंगे आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ ख़ुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगी और आप उसके ख़िलाफ़ इम्यून हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो ये आपको पता हो, क्लियर होना चाहिए। इसमें भी वही बात लिखी गई है, द इंजेक्शन इज़ टू वीक टू मेक यू सिक, मतलब वो जो इंजेक्शन में होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इस काबिल नहीं होता कि वो आपको कमज़ोर बनाए, आपको बीमार करें। ठीक है, बट यूर बी लिम्फोसाइट्स विल रिकॉग्नाइज द एंटीजन, लेकिन आपके जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनाना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उस एंटीजन को पहचानते हैं और उसको ऐसे देखते हैं कि अगर कि जैसे बाहर से कोई रियल एंटीजन या कोई रियल चीज़ आई हुई है, ठीक है, तो उसके ख़िलाफ़ मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और उस तरह हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह जो पैसिव इम्यूनिटी है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो ख़ुद ब खुद आपको बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल जाती है, ज़्यादातर जो है मिल्क के ज़रिए, ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए या फिर ब्लड के ज़रिए, या सिर्फ मदर से भी नहीं है, अगर आपने किसी दूसरे बंदे से ब्लड ले लिया, ब्लड एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, तो उसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ उसके बॉडी से आएंगे वो भी आपके लिए पैसिव है। ठीक है, आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। अभी कुछ डिजीज़ आपको बताई गई है जो चाइल्डहुड कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब वो डिजीज़ है जो चाइल्डहुड में एक बंदे को, एक बच्चे से दूसरे को लग सकते हैं। बहुत कॉमन है, जो हमने पहले भी पढ़े, मीज़ल्स, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, पोलियो, पर्टोसिस, ठीक है, वूफिंग कफ वगैरह, डिफ्थीरिया, हेपेटाइटिस, डायरिया, निमोनिया, ये सारे जो है वो डिजीज़ है जो एक बच्चे दूसरे को फैल सकते हैं। अच्छा, आ गए पालसे वाले। अच्छा, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ इम्यूनोलॉजी, मतलब इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है। इम्यूनोलॉजी मींस वैक्सीन्स, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कब कब दे सकते हैं, ये तो आपको पता है कि जब भी कोई बीमार होगा उसको दे सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यूज़ ऑफ इम्यूनोलॉजी इन एवरीडे लाइफ इज़ नोटिस्ड इन, कहाँ पे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कहीं वैक्सीन लगवाने का कोई मुहिम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो लगवा रहे तो बंदा जाता है लगवाता है, जैसे पहले कोरोना का लगवाया जा रहा था। ठीक है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, किसी को एलर्जी हो जाए, किसी को कोई ड्रग रिएक्शन हो जाए, उस सिचुएशन में। इन फॉरकास्टिंग ऑफ एपिडेमिक्स, कभी कभी किसी इलाके में, किसी ख़ास इलाके में जो है कोई बीमारी फैल जाती है तो इस सिचुएशन में भी हम लगाते हैं। एंड सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड ब्लड ग्रुपिंग, जब हम कोई लैब टेस्ट वगैरह कराते हैं और उससे कोई पता चलता है, ठीक है, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस लैब टेस्ट को ज़्यादातर प्रेफर करता है, तो उसमें जो है हम फिर उसके बाद लगाते हैं। या फिर कैरियर डिटेक्शन, कैरियर डिटेक्शन मींस कि हमें पता चलता है कि इस बंदे में बीमारी है और वो इसको फैला सकता है, इसको कैरी करता है, तो उसको भी हम वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वैक्सीन के टाइप्स पे। वैक्सीन के टाइप्स कुछ 2-3 टाइप्स हैं मेनली, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है पैसिव इम्यूनाइजेशन।
पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है, मैंने आपको बताया कि जो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं, तो इसमें क्या है, एंटीटॉक्सिन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच प्रोवाइड इमीडिएट सोर्स ऑफ एंटीबॉडी। मतलब ये बनी बनाई क्या है, एंटीबॉडीज़ है। ये वो वैक्सीन नहीं है जिसमें आपको माइक्रोब एंटर किया जाता है, वो चीज़ नहीं है। इसमें बाहर ही एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है और आपके बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है, एंटीटॉक्सिन्स होती है। एंटीटॉक्सिन मीन हर वो चीज़ जो टॉक्सिक के ख़िलाफ़ काम करे। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमने पढ़े थे जो कि 5 टाइप IgA, IgM, IgD, IgE, जो इस तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन थी, ठीक है, वो इंजेक्ट की जाती हैं और उससे हम एंटीबॉडी, मतलब बॉडी वो खुद ही ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है तो बॉडी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है। दूसरा है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसमें है हम लाइव वैक्सीन जो है वो डालते हैं बॉडी के अंदर, इंजेक्ट करते हैं, और जो कि मैंने आपको बताया ये वही है, ठीक है। एटेन्यूएटेड जो है वीकेंड, जिस ऑर्गेनिज्म को वीक किया गया है, जिसको किल किया गया है, ठीक है, किल भी नहीं, सिर्फ वीक है। वीक मतलब कमज़ोर है, आपको बीमार नहीं कर सकता, और आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो बॉडी उसके खिलाफ खुद ब खुद वैक्सीन बनाती है, वैक्सीन नहीं सॉरी एंटीबॉडीज़ बनाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और जो किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड या फिर सब यूनिट वैक्सीन्स कहते हैं, उसमें आपके बॉडी में किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जाते हैं जो कि ऑलरेडी किल हो चुके हैं, ठीक है। जब वो डाल दिए जाते हैं तो बॉडी को तो ये नहीं पता होता, वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती हैं और इसी तरीके से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, इसमें जो है किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्साइड, ये फिर वैक्सीन के टाइप्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन सब्सटेंसेस आर यूज फॉर इम्यूनाइजेशन और टॉक्साइड। जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन यूज़ किए जाते हैं वो टॉक्साइड होते हैं या फिर किल्ड वैक्सीन, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके फिर अलग अलग टाइप्स हैं जो कि हम आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें है टॉक्साइड। अच्छा, टॉक्साइड जो है इन केस ऑफ डिजीज विच प्रोड्यूस पैथोजेनिक इफेक्ट बाय देयर एक्सोटॉक्सिन्स। टॉक्साइड क्या होते हैं या टॉक्साइड वैक्सीन्स क्या होते हैं, वो वैक्सीन फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और वो बीमार कर सकता है आपको, ठीक है, तो हम उस बैक्टीरिया को लेते हैं, उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, उसके अंदर जो जहरीलापन होता है, ठीक है, उसको हम ख़त्म करते हैं या वीक करते हैं, मतलब बहुत कमज़ोर बना देते हैं उसको, ठीक है, और उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। लेकिन उसकी जो एंटीजेनिसिटी होती है, एंटीजेनिसिटी मीन्स के बॉडी को ये पता चलेगा कि हाँ ख़तरनाक, थोड़ा बहुत उसमें वो चीज़ है, ख़तरनाक वो होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बॉडी उसके ख़िलाफ़ खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती हैं। जैसे कभी कभी आपने नोट किया होगा, जब आप वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं तो आपको उसके बाद थोड़ा बहुत बुखार फील होता है, सर में दर्द फील होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये उसी चीज़ का रिएक्शन होता है कि उसमें अभी भी थोड़ी बहुत एंटीजेनेसिटी है, आपको बीमार करने की सलाहियत थोड़ी बहुत है, लेकिन उतना नहीं है जितना वो सही होके होता है, ठीक है। तो टॉक्साइड वो वैक्सीन होते हैं जब हम बैक्टीरिया से या कोई और पैथोजन से उसकी टॉक्सिसिटी वीक कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, और उसके बॉडी में, किसी बंदे के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, फिर उसकी बॉडी जो है उस चीज़ के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती हैं। इस तरह के वैक्सीन्स को हम टॉक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, डिफ्थीरिया का जो आता है, डिफ्थीरिया टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड, ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीन होते हैं जो कि हम लगवाते हैं। अच्छा, दूसरा है किल्ड ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको बता दिया कि किल करके बॉडी में डाल दिया, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें TAB वैक्सीन आते हैं, कोलेरा वैक्सीन एंड हैफकिंस वैक्सीन, ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों के वैक्सीन होते हैं। TAB जो है ज़्यादातर टाइफाइड वगैरह में जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और अक्सर जानवरों को भी लगाए जाते हैं इस तरह के वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म। एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव लॉस्ट देयर वायरुलेंस बट रिटेन देयर एंटीजेनिसिटी। वायरुलेंस का मतलब होता है किस हद तक कोई चीज़ आपको बीमार कर सकता है, तो उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो आपको बीमार करें, वो एबिलिटी वो लॉस कर चुके होते हैं। बट रिटेन देयर एंटीजेनिसिटी, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो थोड़ा बहुत बॉडी को पता चलता है कि हाँ कोई एंटीजन आया है, मतलब बॉडी को वो एंटीजन ज़रूर लगता है, ठीक है। और जब हम बॉडी के अंदर इस तरीके के वैक्सीन डालते हैं तो फिर हम उसको एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं, वीक होते हैं लेकिन ज़िंदा है, ठीक है। ये हम येलो फीवर वैक्सीन जो हम देते
देते हैं वो एटेनुएटेड वैक्सीन है, या पोलियो वैक्सीन जो होते हैं वो भी एटेनुएटेड है। मतलब पोलियो के जो वैक्सीन या कतरे वगैरह होते हैं वो कोई और चीज़ नहीं है बल्कि पोलियो के वायरस ही है, लेकिन उसकी वायरलेंस जो है, उसकी जो ताकत है बीमार करने की, वो ख़त्म की गई है। ठीक है, जस्ट एक वीक चीज़ है जो कि बॉडी के अंदर जाती हैं और बॉडी फिर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है। अच्छा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज़ है, जब जिंदा कोई चीज़ डालते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, द पर्पस ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज़ टू हैव अ हाईली इम्यून पॉपुलेशन। अब इसका ज़ाहिरी बात है मकसद क्या है कि हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं लोगों का। ठीक है, और इन्फेक्शस डिजीज़ जो होती हैं, जो कि फैलती हैं, स्पेशली बच्चों के जो डिजीज़ होते हैं, ठीक है, उनको हम रोक सकें, उनको फैलने से रोक सकें। ठीक है, आफ्टर बर्थ द मैटरनल एंटीबॉडीज ट्रांसमिटेड थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के यूट्रस में होता है, तो उस वक्त जो एंटीबॉडीज़ माँ की बॉडी खुद बनाती हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, लेकिन वो फिर लाइफ टाइम मौजूद नहीं होती। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है फिर हमने क्या करना है, या बॉडी क्या करती है कि ख़ुद ब खुद जो है वो एंटीबॉडीज़ शुरू करती हैं बनाना, लेकिन उसके लिए बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म चाहिए, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ बनाना है। तो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब तक नहीं आएगा तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी। इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ टाइम तक उनको ऐसे ही वैक्सीन्स लगाए जाते हैं, बार बार उनको टीके वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, इनका मकसद यही होता है कि उनके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो ज़्यादा आ जाएं, बनना शुरू हो जाएं, तो वो पोलियो और टीबी जैसे डिजीज़ से दूर रहेंगे, जो कि बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में। ठीक है, अच्छा, ये लिखा हुआ है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टीबी और पोलियो। एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉर दीज टू डिजीज़ेज शुड कमेंस सून आफ्टर बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आपने इन दो बीमारियों के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने हैं। इस वैक्सीन लगवाने के अमल को हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, टॉक्साइड का मैंने बता दिया कि क्या चीज़ है। डिफ्थीरिया टॉक्साइड जो है एक किस्म का वैक्सीन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिन है बैक्टीरिया वगैरह का, ठीक है, उसको ख़त्म करके, कम करके, किस तरह, फॉर्मलिन या फिर एलुमिनियम, फॉर्मलिन और एलुमिनियम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं, वो उसके ज़रिए केमिकल यूज़ करके उस बैक्टीरिया की जो ताकत है बीमार करने की, जो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं। और उसको ख़त्म करने के बाद जो है कुछ और वैक्सीन के साथ मिलके, जैसे कि डिफ्थीरिया टॉक्साइड जो है ये 2-3 और वैक्सीन के साथ भी मिलके, मतलब ट्रिपल वैक्सीन बना के एक ही में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि टेटनस और पर्टोसिस मिलके एक ही सिंगल इंजेक्शन में डाल देते हैं और बच्चों में, एडल्ट्स में। ठीक है, तो वो ये देते हैं ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी टू एपीटी टॉक्साइड। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो है बड़ों में जो एडल्ट्स होते हैं, अगर आप उनको इस तरीके के वैक्सीन लगवाते हैं तो उनको अगर किसी दूसरे टॉक्साइड से एलर्जी है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव है, तो उसको हम ये तीनों मिल के एक ही इंजेक्शन में लगा देते हैं और इसी तरह उनकी बॉडी में वो चीज़ें, एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं। टेटनस टॉक्साइड है, टेटनस टॉक्साइड भी सेम है कि डिफ्थीरिया टॉक्साइड की तरह जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसी तरह बनाई जाती हैं। और ये भी जो है वो 3 चीज़ों के साथ मिलके डिफ्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस, DPT जो लिखा हुआ है, ठीक है, इन तीनों को हम मिला के डाल देते हैं एक ही इंजेक्शन में। ठीक है, टेटनस वाला जो होता है, ओनली बूस्टर डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड विल बी रिक्वायर्ड इन ऑलरेडी एक्टिवली इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल। अगर किसी को ऑलरेडी हमने एक्टिवली इम्यूनाइज किया हुआ है, मतलब किसी ने ऑलरेडी वैक्सीन लगाया हुआ है और उसको किसी टेटनस या उसका मसला हो गया, इंजरी हो गई, ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गया, फिर आप उसको एक डोज दोगे, ओनली बूस्टर डोज, ठीक है, सिर्फ एक डोज दोगे तो वो इम्यून हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, उसने ऑलरेडी क्या लगाए हुए हैं, वैक्सीन्स लगाए हुए हैं, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि रोड एक्सीडेंट के बाद वो टेटनस वगैरह के इंजेक्शंस और वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है,
अच्छा, बस आपने इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि टेटनस कब लगाना है, कौन कौन सी चीज़ें मिलके लगाते हैं, डिफ्थीरिया, परटोसिस और टेटनस, डीपीटी का वैक्सीन क्या है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, जैसे पहले में था, ठीक है। तो ये आपने ट्रिपल वैक्सीन और ये चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन पे कि कौन से वैक्सीन्स है। इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस याद करने वाली चीज़ें, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी के जो वैक्सीन होते हैं, ठीक है, तो वो वेरिसेला, जूस्टर आईजी, ह्यूमन नॉर्मल आईजी, ये जो है वैक्सीन के नाम होते हैं सारे, ठीक है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन में आते हैं। इसी तरह एंटीटॉक्सिन जो होते हैं उसमें कौन कौन से वैक्सीन जो होते हैं उसके क्या क्या है, डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ठीक है, बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन, ये जो है एंटीटॉक्सिन में आते हैं। बहुत आसान है, एंटीटॉक्सिन आया तो मतलब उससे ताल्लुक़ रखता है। इनएक्टिवेटेड या फिर सब यूनिट वैक्सीन जो है उसमें डिफ्थीरिया, टेटनस, एसेलुलर, परटोसिस और ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब ये उसका एग्जांपल है। मेनिंगोकोकल, नीमोकोकल, ठीक है, ह्यूमन पेपिलो, ये क्या लिखा है, पेपिलो में वायरस, ठीक है, वैक्सीन, ये जो है इसमें आते हैं। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये जो है सारे इनएक्टिवेटेड आते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड जो है उसमें येलो फीवर और मीज़ल वगैरह, मम्प्स, इन सारी चीज़ों के लिए जो हम वैक्सीन लगाते हैं वो लाइव एटेन्यूएटेड कहलाते हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंस पे आते हैं। इम्पोर्टेंस हमें पता है ऑलरेडी कि चाइल्डहुड में अगर हम इम्यूनाइजेशन करेंगे तो उसकी अहमियत क्या होगी, टू प्रिवेंट डिजीज़ेस, बीमारियों को रोकने के लिए, ठीक है, और लोगों को इम्यूनाइज करने के लिए ताकि वो अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। डिजीज़ एंड द पीपल हु रिसीव देम एंड प्रोटेक्ट देम, उन लोगों को बचाया जा सके, ठीक है, जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको हम वैक्सीन लगाएं, ठीक है, या फिर जो लोग हम चाहते हैं कि महफूज रहें उनको हम लगाते हैं वैक्सीन। हेल्प प्रिवेंटेड इन्फेक्शस, वही बात है कि जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं उनको रोकते हैं ताकि वो फैले ना, ज़िंदगी बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, वैक्सीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल, फिर से वही बात कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं, जिसमें पोलियो, मीज़ल, डिफ्थीरिया वगैरह आते हैं। इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट वैक्सीनेटेड एंड एक्सपोज टू अ डिजीज़ जर्म, अगर एक बच्चे को आपने वैक्सीन नहीं लगाए, वैक्सीनेटेड नहीं है, और वो इसी तरह की चीज़ों के साथ कंटेक्ट में आता है, जरासीम वगैरह उसके बॉडी में जाते हैं, ठीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता या उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो डिजीज़ के साथ फाइट कर सके, तो बहुत सारे मसले फिर होते हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है व कॉस्टली इम्फैक्ट रिजल्टिंग इन डॉक्टर्स विजिट, अगर आप जो चीज़ें या जो बीमारियां वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है उससे आप बच सकते हैं, तो अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो उसका नतीजा क्या आएगा कि आप जो है बार बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाओगे, ठीक है, डॉक्टर के पास जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, या अक्सर प्री मेच्योर डेथ हो सकते हैं, बच्चों के डेथ होते हैं, ठीक है। सिक चिल्ड्रन कैन आल्सो कॉज पेरेंट टू लूज टाइम, वालिदैन का टाइम ज़ाया होता है, बच्चों के जो है कोई सेफ गार्ड नहीं होता, बहुत ज़्यादा वो बीमार रहते हैं, डेथ्स वगैरह होती हैं, और इसके अलावा उनकी बॉडीज़ जो है बहुत ज़्यादा वीक रहती हैं, ठीक है, और सीरियस कंडीशन में चली जाती हैं, तो ये डेडली डिजीज़ की तरफ बंदा चला जाता है। ये जो है नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अब हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, ये भी बहुत ईजी है, कोल्ड चेन डायग्राम। कोल्ड चेन डायग्राम में आपको यहाँ देखें कुछ चीज़ें नज़र आए, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, वैक्सीन डिपोट्स, प्रोवाइडर ऑफिस और क्लाइंट, ठीक है। ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि एक से दूसरे, तीसरे और वैक्सीन जहाँ बनती हैं वहाँ से लेके आखिरी क्लाइंट तक पहुँचने तक, मतलब पेशेंट तक पहुँचने तक, जहाँ से वैक्सीन बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ से लेके क्लाइंट तक, ठीक है, ये कोल्ड चेन कहते हैं, ठीक है, कोल्ड चेन डायग्राम। कोल्ड चेन डायग्राम क्या है, टू द प्रोसेस यूज टू मेंटेन ऑप्टिमल कंडीशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, मतलब वैक्सीन जब बनेगा तो उसको किस टेम्परेचर पे रखना है, किस तरह उसको ट्रांसफ़र करना है, किस जगह पे स्टोर करना है, जैसे लिखा हुआ है ना कि ज़्यादा धूप में ना रखें, ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में ना रखें, ठीक है, किस तरीके से आपने वैक्सीन की हिफाजत करनी है। अगर आप उसके टेम्परेचर को, उसके इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उसके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर the optimum temperature for refrigerated vaccine is between
2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो चीज़ें हम रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेशन करते हैं उसकी, तो वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में रखते हैं। अब इसको ये नॉर्मली तो इतना टेम्परेचर पॉसिबल होता नहीं है, होता है लेकिन वो भी बहुत कम इलाकों में ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने उसको क्या करना होता है, फ्रिज में रखना होता है, ठीक है। फॉर फ्रोजन वैक्सीन द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ -15 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो हमने फ्रोज़न बिल्कुल बर्फ़ की तरह रखने होते हैं, बिल्कुल फ्रोज करके रखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें -15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे भी कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें कोल्ड चेन में आती हैं कि मतलब आपने एक वैक्सीन को किस तरह रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, किस तरीके से आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इसमें जो है 3 मेन चीज़ें आती हैं, जिसमें वैक्सीन ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है और हैंडलिंग है। मतलब ये कि आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे, कैसे स्टोर करोगे और कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे। हैंडलिंग मीन किस तरीके से एक मरीज़ को आप वो लगाओगे, ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, जैसे कि ट्रेन पर्सनल, मतलब एक बंदा है वो ट्रेन नहीं है, उसको पता ही नहीं है वैक्सीन वगैरह का कि कैसे लगाना है, किस तरह करना है, तो वो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इक्विपमेंट, आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए कोई गाड़ी हो, कोई कोल्ड इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर वो जाएं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और स्टोरेज इक्विपमेंट जहाँ पे आप उसको स्टोर कर रहे हो, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोसीजर, आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज करो, ऐसा नहीं हो कि आप जो है उसको मतलब ख़राब करने दो या फिर एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल ना हो और आप उसको छोड़िए कि यार छोड़ो कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। ईच ऑफ दीज एलिमेंट विल बी एड्रेस्ड इन सब्सीक्वेंट सेक्शंस, और जिस तरीके से जो है आप ये नहीं करोगे तो बहुत सारे इसकी वजह से मसले हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है। आपने फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को देखना होता है। अब हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पता है कि क्या चीज़ें, बी फेमिलियर एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कोल्ड चेन, मतलब कोल्ड चेन के जो उसूल होंगे जो कि मैंने आपको बताए वो आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है। कंप्लीट द अबाउट गिविंग वैक्सीन्स, AGV जिसको हम अबाउट गिविंग वैक्सीन कोर्स एज सून एज प्रैक्टिसेबल, ठीक है। लोगों को आपने प्रैक्टिस देना है, या जो आपके पास जो हेल्थ प्रोफेशनल होंगे उनको आपने बताना है, ठीक है। इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन कोल्ड चेन क्वालिटी, आपने क्वालिटी इस चीज़ की बरकरार रखनी है कि आपके पास वैक्सीन वगैरह ख़राब ना हो। बी फेमिलियर विद पैकिंग एंड हैंडलिंग, पैकिंग सही हो, उनको आपने हैंडल सही से करना है, ट्रांसपोर्ट सही से करना है, ठीक है। और इसी तरह एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस रिटर्न्स टू पैकेज, मतलब कितना आपने एक चीज़ को यूज़ किया है, कितने वैक्सीन आपने लगाए, कितनी चीज़ें, कितना एनुअली एक साल में कितने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसका एक रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए ताकि वो आप आगे प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फॉरवर्ड सबमिटेड वैक्सीन कोल्ड चेन ग्राफ टू रीजनल CDC इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कुछ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वैक्सीनेशन का रिपोर्ट मांगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो उनको आपने वो वैक्सीन का ग्राफ बताना है, उनका यूजेज बताना है, कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई डेफिसिट्स एंड हेल्थ सेंटर प्रोसेसेस एंड रिकमेंड करेक्ट प्रैक्टिसेस, अगर इस वैक्सीन के हवाले से कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रैक्टिस जो कि नहीं होना चाहिए, लोग गलत तरीके से लगवा रहे हैं, गलत बीमारी के लिए लगवा रहे हैं, या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो कर रहे हैं, या किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है, जो कमी बेशी है वो आपने नोट करनी है। रिपोर्ट क्वार्टरली टू मैनेजमेंट टीम ऑन क्वालिटी एश्योरिंग प्रोसेस, और अगर क्वालिटी में कोई कमी आ रही है जहाँ से मैनेज हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है, तो आपने क्वालिटी को जो मैनेज है या जो हेड टीम है उनको रिपोर्ट करना है क्वालिटी बरकरार रखने के लिए। ये कुछ आम बातें हैं जो कि इतनी मतलब याद करने वाली नहीं है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, ठीक है, टॉक्साइड, एटेन्यूएटेड और किल्ड, और इस तरह ये सारी चीज़ें, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और स्पेशली इम्यूनिटी, ठीक है, जो कि मेन चीज़ें हैं। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट इम्यूनाइजेशन। आई होप कि क्लियर होगा, आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।